सबसे पहले बजट, उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम केस ज़ेर समाअत है, जस्टिस फाइज ईसा केस। इन दोनों मामलों पर बात करेंगे। पहले बजट की बात करते हैं क्योंकि ये बराह रास्त आवाम से इसका ताल्लुक है, आपसे ताल्लुक है, मुझसे ताल्लुक है। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। बजट के हवाले से सबसे अहम जो तबसरा है, और ये बहुत ही रेलिवेंट तबसरा है कि बजट अल्फाज का वो गोरख धंधा है जिसकी ना आपको समझ आती है ना मुझको समझ आती है। ये सिर्फ तकनीकी माहिरीन ही समझ सकते हैं, माशी माहिरीन समझ सकते हैं, उनके तबसरे और तजिए ज़्यादा दुरुस्त महसूस होते हैं। लेकिन जो हमारा तजुर्बा है रिपोर्टिंग का, उसके हवाले से एक वाक़या आपको सुना देते हैं। कोई तकरीबन 30 साल पुरानी बात है। सरताज अजीज़ साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हुआ करते थे। उन्होंने मोटरवे के हवाले से एक जो फिगर बयान किया प्री बजट सेमिनार में। उसमें उनका ये कहना था कि डेवू की जानिब से 70% इन्वेस्टमेंट की जाएगी और पाकिस्तान 30% इक्विटी फराहम करेगा। लेकिन पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमें कुछ चीज़ें समझ में आई तो हमने उनसे सवालात पूछे तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये फिगर उल्टा है, यानी कि पाकिस्तान 70% इन्वेस्टमेंट फराहम करेगा, सरमाया फराहम करेगा, और डेवू 30% इन्वेस्ट करेगा, और उसका रिटर्न इसके उलट होगा, यानी 70% वो ले जाएगा और पाकिस्तान 30% ले जाएगा। और आज तक पाकिस्तान उसी फार्मूले पर अमल कर रहा है। इस बजट के हवाले से हम आपको ये ज़रूर बताते चलें कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ऐवान में मौजूद थे। पिछले दिनों में वो नहीं आए और तनकीद का सामना करते रहे अपोजिशन के, लेकिन आज अपोजिशन के दोनों बड़े रहनुमा ऐवान में मौजूद नहीं थे। मियाँ शहबाज शरीफ चूँकि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने क्वारंटाइन किया हुआ है अपने आप को। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन वो कोरोना के खौफ से इस पार्लियामेंट हाउस नहीं आए, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में जो अरकान आ रहे हैं वो बाद में बड़ी तादाद में इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के करीबी हल्कों का ये कहना है कि वो आज जाना चाहते थे। सिर्फ एक शख्सियत ऐसी थी जो उनके जाने के हक में थी, और ज़्यादातर लोग पार्टी रहनुमा जो थे उन्होंने उनको ये दरख्वास्त की थी कि वो ना जाएं। बिलावल भुट्टो का आज़म था कि वो जाएंगे, लेकिन फिर आखिरी वक्त पर उन्होंने फैसला तब्दील कर लिया। एक और गैर मामूली बात हुई। बजट सेशंस के दौरान हमेशा एहतजाज होता है, अपोजिशन एहतजाज करती है, शोर शराबा करती है। आज अपोजिशन ने शोर शराबा तो किया, बजट की तकरीर भी बाद अरकान ने फाड़ी, लेकिन एक दिलचस्प एहतजाज उन्होंने किया। वो बहुत सारे नारे लिखे हुए कतबे लेकर अपोजिशन अरकान ऐवान में आए। उन्होंने डाइस के सामने जाकर वो कतबे लहराए। उन कतबों पर प्राइम मिनिस्टर को उनके वादे याद दिलाए गए थे। जो एक अहम वादा था वज़ीर आज़म का कि 50 लाख घर बनाने का, वो याद दिलाया गया। और फिर वज़ीर आज़म से मुतालबा भी ये किया गया कि 1 करोड़ नौकरियां देने का जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया है वो पूरा करें। अब ये वादा पूरा तो नहीं हो सकता, वज़ीर आज़म खुद इसे पीछे हट चुके हैं मुख्तलिफ माशी सूरत हाल की वजह से। लेकिन जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, ये बजट फिर ना समझने वाला एक मामला है। इसमें जो अखराजात दिखाए गए हैं वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो भी इसमें चीज़ें जो प्रोविजंस हैं बजट की, जो ख़ास तौर पर जो महंगाई रिलेटेड मामलात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिजली की कीमतें जो हैं वो हर कुछ अर्से के बाद तब्दील हो जाती हैं, पीरियडिकली तब्दील होती रहती हैं। पेट्रोल की कीमतों में भी रद्दबदल होता है, और इन तमाम अमूर की वजह से जो महंगाई है उसमें उसके तनासुब में भी तब्दीली होती रहती है, यानी कि अफरात दर के तनासुब में तब्दीली होती रहती है। तो इस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो हुकूमत से ये बात मनवाने में कामयाब रही हैं कि हर 15 दिन के बाद तेल की कीमत में तब्दीली होगी। और अगर ये तब्दीली बहुत सिग्निफिकेंट होती है तो फिर जो पहले कमी का फ़ायदा मुझ तक और आप तक नहीं पहुँचा वो आइंदा कैसे पहुँचेगा। बल्कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो फिर महंगाई भी लाजमी तौर पर बढ़ेगी। एक अहम जो इसमें और आप कह सकते हैं कि मामला है बजट के हवाले से, वो जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। फिर पेंशनर्स की पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया। तो उससे सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया और कल से उसका वो आगाज़ भी कर रहे हैं। ये उनके लिए मायूसी की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, हुकूमत को भी तमाम मामला का एहसास होता है। हुकूमत ना आंखों से अंधी होती है ना कानों से बहरी होती है, हालांकि दोनों चीज़ें अक्सर वो बंद करके रखती है। लेकिन बहरहाल उन्हें चूंकि अंदाज़ा है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बजट को अगर देखा जाए तो बजट को ये कहा जा सकता है कि मौजूदा जो हालात है, गिवन सिचुएशन है,
उसमें ये मुनासिब तरीन बजट है। ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट नहीं है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कट लगाया जा चुका है, वो 650 अरब रुपए पर आ चुका है, और उसमें भी ये भी यकीनी नहीं है कि वो रकम भी खर्च हो पाएगी, हुकूमत निकाल पाएगी कि नहीं। फिर जो एक और मामला है वो सब्सिडीज़ का है। उसके लिए जो पिछले साल का बजट था, उसमें जो बजट के फिगर्स थे उस पर जो रकूम रखी गई थी वो सब्सिडीज़, ये बजट डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि उसमें 544 अरब रुपये ज़्यादा खर्च किए गए, वो रकूम देना होंगी, वो इसी बजट से देना होंगी, तो बजट का आउटले तब्दील हो जाएगा। फिर डिफेंस बजट है। डिफेंस बजट पर बहुत तनकीद होती है, लेकिन नाज़रीन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन से दो चार है, उसका एक जो मशरक़ी पड़ोसी है वो जारियत पर तुला रहता है हमेशा, वो मिलिट्री बिल्डअप्स पर तुला रहता है, वो न्यूक्लियर बिल्डअप्स पर तुला रहता है, पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हर वक्त लाक रहता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी न सिर्फ तैयारी रखे भारत के मुकाबले के लिए, वो अपने आप अपना इन्हांस करता रहे अपनी कैपेबिलिटीज़ अपने, लेकिन मॉडिफाइड करता रहे मिलिट्री जो इक्विपमेंट है हमारा, तो उस पर पाकिस्तान को खर्चात करना पड़ते हैं। फिर एक मामला है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से उनकी तनख्वाहों का, वो ज़रूरी है कि उनमें इजाफा हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो काम की नौयत है वो किसी और सरकारी मुलाजिम की नहीं है। ये वो जवान हैं जो हमारे लिए सरहदों पर हिफाजत के साथ साथ अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, शहादतें हासिल करते हैं, ताकि हम और हमारे बच्चे महफूज रहें, वो किसी ख़तरे के बगैर स्कूलों और मार्केटों में जा सकें। तो ये इजाफा उस वजह से भी ज़रूरी है, ये बजट उस वजह से भी ज़रूरी है। फिर हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी से लड़ते रहने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो इन तीन वजूहत की बिना पर मैं ये समझता हूँ कि 1489 अरब रुपये जो रखे गए हैं वो बहुत मुनासिब हैं। इसमें एक अहम फैक्टर जो बजट का होता है हर साल, वो पेंशनर्स के लिए पेंशन की अदायगी का होता है। अब माजी में तो ये हुआ करता था कि डिफेंस बजट में जो डिफेंस पर्सनल रिटायर होते थे उनकी पेंशन उसी बजट में से जाया करती थी, और वो एक एडिशनल बोझ डाल दिया करती थी डिफेंस एक्सपेंडिचर पर। अब ये पिछले चंद साल से इसको वहाँ से निकाल कर सिविल एक्सपेंसेस में पार्क कर दिया गया है, और सिविल एक्सपेंसेस में ये काफ़ी बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। जो सिविलियन मुलाजमीन हैं उनके बजट तकरीबन 90-93 अरब रुपए है उनकी पेंशन का बजट, जबकि मिलिट्री पर्सनल का 489 अरब रुपए या 400 माफ़ कीजिएगा 469 अरब रुपए रखा गया है। अब ये जाहिर सी बात है कि ये इसलिए करना पड़ा कि डिफेंस में जो सर्विंग पर्सनल है उनको कुछ रिलीफ दिया जा सके और उनको माली परेशानी से निजात दिलाई जा सके, ताकि वो कुर्बानी देते वक्त पूरे अज़्म के साथ सामने खड़े हों। जाहिर शहादतें हमारे और आपके बच्चे शहादतें हासिल करते हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन जो बजट की परतें हैं वो रफ्ता रफ्ता खुलती हैं, बजट के अहदाफ चेंज हो जाया करते हैं। जो टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हैं वो तकरीबन 4900 अरब रुपए रखे गए हैं, लेकिन वो भी तब्दील हो सकते हैं बाद में, क्योंकि ये एक विशफुल फिगर लगता है, और जो कलेक्शन है हमारी वो FBR की कारकर्दगी सबके सामने है। एक जो तबसा है इस बजट पर, ये बजट जो है वो बेसिकली इंपोर्टर्स को फ़ायदा देगा। अपोजिशन के बाद हल्कों का तो पहले से ही ये इल्ज़ाम है कि इंपोर्टर की का बड़ा इन्फ्लुएंस है इस हुकूमत में, लेकिन ये उनको फ़ायदा देगा। और ये इन अ वे अगर इंपोर्टर्स को फ़ायदा होता है तो फिर हो सकता है मार्केट स्टेबल हो और जॉब मार्केट एक्सपेंड हो। ख़ास जो इंडस्ट्री है हमारी उसके लिए भी कुछ इंसेंटिव्स हैं, ख़ासतौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में को फ़ायदा दिया गया है। सीमेंट की कीमत नीचे लाई गई है, उससे जो इंडस्ट्री है उसको तो फ़रोग मिलेगा, लेकिन ये देखना है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसको इसका कितना फ़ायदा पहुँचता है। मेरे हिसाब में और मेरे ख्याल में इतना बजट पर तबसरा काफ़ी है, क्योंकि हमको टेक्निकल आदमी नहीं है। कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। अब दूसरे अहम मामले की जानिब चलते हैं। जस्टिस फाइज ईसा केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जैसा कि आप जानते हैं। आज भी इसमें बहुत अहम नकात उठाए गए। जो बेंच के सदरा हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने जो हुकूमती वकील हैं फ़रोग नसीम, उनसे ये सवाल किया कि क्या टैक्स पेयर हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया, तो उनका ये कहना था कि जी वो टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। तो अब भी अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट शहरी हैं, उनकी जिम्मेदारी अब इस बात पर बहस होनी है कि उनकी जिम्मेदारी कैसे बनती है कि वो जस्टिस फाइज ईसा केस उनके टैक्स रिटर्न की तफसीलात फराहम करें, क्योंकि ये FPR में ये हर आदमी के टैक्स रिटर्न जो हैं वो एक सीक्रेट मामला होता है। जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से भी
अदालत के सामने कुछ नुकात रखे गए हैं, जिसमें एक नुकता तो ये भी है कि मज़हब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी तफसीलात क्या हैं ये आगे चलकर खुलेंगी, लेकिन अदालत का जो आज भी जो अदालत की असर्शन थी वो फ़रूक नसीम साहब के हवाले से, वो उनकी भारत को तो तस्लीम करते हैं, लेकिन फ़रूक नसीम साहब से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो दलाइल मुकम्मल करें और जो सवालात हैं उनके जवाब दें। अभी तक अदालत को उन सवालात के जवाब नहीं मिलेंगे, और यही नुकता फ़रूक नसीम में हमारा जो तजुर्बा है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग का, यही नुकता जो है वो केस में हुकूमत के लिए बहुत ही मनफी पहलू के तौर पर सामने आ सकता है। फिर बदनीयती का सवाल बहुत वाज़ेह है, आज भी अदालत ने ये कहा है कि वो बदनीयती वाज़ेह करें, बदनीयती पर दलाइल दें और दलाइल को मुकम्मल करें। फ़रूक नसीम ने 2 दिन में दलाइल मुकम्मल करने का वादा किया है, अब ये वादा पूरा होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये केस पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नई नज़ीर कायम करेगा और पाकिस्तान में बहुत सारे मामला के लिए एक नया रुख मुतय्यन करने का बायस होगा। ये बात बिल्कुल तय है। नाज़रीन, अब शुरू में मैंने आपको एक खबर दी थी, उस खबर की तरफ जाने से पहले एक और छोटी सी खबर आपको हम उससे आगाह करना चाहते हैं। शुगर इंडस्ट्री ने ये ऐलान कर दिया है, हुकूमत को ख़त लिखा है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो रिपोर्ट है शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट, उसके बाद निकात को चैलेंज किया, लेकिन शुगर इंडस्ट्री ने ये हुकूमत को पेशकश किया है कि वो 70 रुपये फ़ी किलो चीनी बेचने पर तैयार है। अब अगर वो 70 रुपये पर चीनी बेचने पर तैयार है तो फिर 94 तक क्यों गई? ये बड़ा अहम सवाल है, इसका शुगर इंडस्ट्री को और पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन को जवाब देना होगा। इसमें एक बात और बड़ी अहम है, जो यूँ समझिए कि पब्लिक कंजम्पशन है चीनी की घरेलू सतह पर, वो 52,000 टन है। 52,000 टन जो है वो अगर ये होती है इस्तेमाल, तो हमारे पास अवेलेबल कितनी है? वो ये माहाना फिगर है। अवेलेबल जो है हमारे पास 60,000 टन कहा जा रहा है कि अवेलेबल है, और जो 8,000 बाकी बचती है वो स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज या स्ट्रेटजिक ज़खायर के तौर पर रखी जाती है। अब ये कितना हुकूमत इस पेशकश को मानती है या नहीं मानती, ये भी आगे चलकर पता चलेगा। अगले दिनों में हुकूमत का फैसला अगले चंद दिन में सामने आ जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर चीनी की कीमत कम होती है तो आवाम को एक रिलीफ मिल जाएगा, और ये रिलीफ उसी दबाव के नतीजे में मिलेगा जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से शुगर मिल ओनर्स पर डाला गया इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद। ख़ास तौर पर जो हुकूमती फैसले हैं उसके नतीजे में ये प्रेशर पड़ा, और अब शुगर मिल एसोसिएशन इस बात पर तैयार है कि वो 70 रुपये में चीनी फ़रोख्त कर दे।